देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। कृषि क्षेत्र से जुड़ी हेडलाइंस पर नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं क्या है हमारा आज का खास ग्रीन टिप। दोस्तों, वैसे तो अनार को आप बीज के द्वारा भी लगा सकते हैं, इसकी कलम या गुट्टी भी आप लगा सकते हैं और अनार टिश्यू कल्चर से भी लगाया जा सकता है। ध्यान रखें कि जब आप इसे कलम या गुट्टी से लगा रहे हैं तो पहले इसे उपचारित अवश्य कर लें। अब बात आती है इसकी रोपाई की। इसकी रोपाई इस बात पर निर्भर करती है कि जहां आप अनार लगा रहे हैं वहां की जलवायु कैसी है। वैसे आमतौर पर इसे 5 गुणा 5 मीटर या फिर 6 गुणा 6 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है, लेकिन अगर आप इसकी सघन खेती करना चाहते हैं तो आप इसे 5 गुणा 3 या 5 गुणा 2 मीटर की दूरी पर भी लगा सकते हैं। पौध लगाने के 1 महीने पहले से ही इसकी तैयारी शुरू कर दें। करना क्या है जान लीजिए। 1 महीने पहले इसके लिए 60 गुणा 60 गुणा 60 सेंटीमीटर के गड्ढे इसके लिए खोद लें। अब इन गड्ढों को आप 15 दिन के लिए खुला छोड़ दीजिए। 15 दिनों बाद इसमें गोबर की सड़ी हुई खाद, गड्ढे की ऊपरी मिट्टी, 1 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 50 ग्राम क्लोरोपाइरीफास चूर्ण मिट्टी में मिलाकर गड्ढों को सतह से लगभग 15 सेंटीमीटर ऊपर तक भर लें। फिर इसमें सिंचाई कर दें। जब मिट्टी बैठ जाए तो इसमें पौध की रोपाई कर दें और पौध रोपाई के तुरंत बाद इसमें सिंचाई भी कर दें। लेकिन अगर आप अनार की ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं तो आप इसमें मिट्टी के साथ रासायनिक खाद ना मिलाकर इसमें कंपोस्ट मिला सकते हैं। और कंपोस्ट तो आप जानते ही हैं कैसे तैयार करते हैं, जिसमें आप गाय का गोबर, नीम, धतूरा, आक आदि मिलाकर बनाते हैं। बात करें अगर हम इसकी सिंचाई की तो अनार के पौधे वैसे तो सूखे की स्थिति भी सह लेते हैं और इसकी खेती में 43% तक पानी की बचत भी होती है। फिर भी वर्षा का मौसम अगर नहीं है तो 10 से 12 दिन के अंतराल पर आप इसकी सिंचाई करें और ड्रिप सिंचाई इसके लिए सबसे अच्छी रहती है, तो आवश्यकता के अनुसार आप इसको ड्रिप सिंचाई करते रहें। आपको हमारी आज की ग्रीन टिप कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए फिलहाल नजर डालते हैं कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की बड़ी हेडलाइंस पर। फूलों की मांग बढ़ने पर 1 हफ्ते में ही दोगुने हुए दाम। फिर भी उत्पादन में गिरावट की वजह से किसानों को नहीं हो रहा लाभ। पश्चिम बंगाल में पेश किया गया 9,000 करोड़ का कृषि बजट। किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना सबसे बड़ा लक्ष्य। देश में 4 लाख हेक्टेयर में हो रही है प्राकृतिक खेती। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए 8 राज्यों को जारी किया गया फंड। किसानों के लिए खेती कभी फायदे का सौदा साबित होती है तो कभी घाटे का। पूरे साल ये क्रम चलता ही रहता है। कभी किसान अपनी फसलों को बेचकर अच्छा मुनाफा कमाते हैं तो कभी प्रकृति की मार और फसलों के सही दाम न मिलने की वजह से घाटा भी झेलते हैं। इस वक्त कुछ ऐसा ही हाल महाराष्ट्र के बारामती जिले के फूल उत्पादक किसानों का हो रहा है। दरअसल जनवरी के महीने में बेमौसम बारिश की वजह से फूलों के बागों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा था। ऐसे में उत्पादन में भी भारी गिरावट दर्ज की गई थी। इसका असर ये हुआ कि इस वक्त इंदापुर में फूलों की अच्छी मांग है और फूलों के दाम भी अच्छे मिल रहे हैं, मगर बावजूद इसके मंडी में फूलों की आवक बहुत ही कम पहुंच रही है। इसका मुख्य कारण ये है कि किसानों ने इस बार गर्मी के चलते फूलों की खेती कम ही की है, क्योंकि इसके लिए पानी की ज्यादा जरूरत पड़ती है और मराठवाड़ा में किसानों को पानी की कमी से जूझना पड़ता है। ऐसे में एक तरफ तो फूलों की मांग और दाम दोनों ही बढ़ रहे हैं, मगर दूसरी तरफ इसके उत्पादन में उतनी ही गिरावट दर्ज की जा रही है। इसलिए बाजार में गेंदा, गुलदाउदी जैसे सभी फूलों की कमी हो रही है। यही नहीं, जो गेंदे का फूल 80 रुपए किलो में बिका करता था वो अब सीधा 120 रुपए प्रति किलो के भाव से बिक रहा है।
तो वहीं गुलदाउदी का फूल 150 से 200 रुपए प्रति किलो, तो मोगरा का फूल 70 रुपए से लेकर 100 रुपए प्रति किलो के भाव से बिक रहा है। ऐसे में समस्या ये है कि कुछ दिनों बाद शादी और नवरात्रि का त्योहार आने वाला है, जिसकी वजह से एक बार फिर से फूलों की मांग बढ़ जाएगी। ऐसे में मांग होने के बाद भी आपूर्ति न होने के चलते लोगों को आने वाले दिनों में दोगुने दामों में फूल खरीदने पड़ सकते हैं। मतलब देखा जाए तो जिन किसानों ने मुश्किलों के बाद भी फूलों की खेती की, उन्हें अब इसका फायदा हो रहा है। वहीं जिन किसानों की फसल जनवरी में आई बारिश ने खराब कर दी थी, वो अब बैठे हाथ मल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कृषि मंत्री शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने विधानसभा में 2022-23 का कृषि बजट पेश किया। किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य के साथ इस बार कृषि बजट में खास बदलाव किए गए हैं, जिसके चलते राज्य सरकार द्वारा खास कृषि विभाग के लिए 9,000 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। कृषि मंत्री शोभनदेव ने बताया कि कृषि क्षेत्र में पश्चिम बंगाल लगातार प्रगति कर रहा है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने 257 जैविक गांव बनाए हैं, जहां पर जैविक उर्वरकों का उपयोग भी किया जा रहा है, जिससे 10,600 किसान लाभान्वित भी हो रहे हैं। इसके अलावा सरकार लगातार जैविक गांव की संख्या बढ़ाने पर भी ज्यादा काम कर रही है। यही नहीं, बंगाल से धान के बीज बिहार, झारखंड, ओडिशा और नेपाल में निर्यात किए जा रहे हैं। राज्य में इस खरीफ सीजन में 183 लाख मीट्रिक टन धान का उत्पादन किया गया है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कृषक बंधु योजना भी चलाई जा रही है, जिसके तहत 78 लाख किसानों को सीधे सीधे इसका फायदा पहुंच रहा है। आपको बता दें कि बंगाल ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां बटाईदारों को भी कृषक बंधु लाभ मिलता है। इसके अलावा शारीरिक रूप से विकलांग 86,523 किसानों को भी यहां पर पेंशन दी जा रही है। केंद्र सरकार लगातार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। इसी क्रम में केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने 2020-21 से परंपरागत कृषि विकास योजना की एक उप योजना भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति की शुरुआत की। इसका फायदा ये हुआ कि अब देश में मौजूदा सीजन में 4 लाख हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग हो रही है। कृषि व किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह भी बताया कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराती है। तो देश भर के 8 राज्यों को 4,980 लाख रुपए का फंड जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के लिए जारी किया गया है। बता दें कि केरल और छत्तीसगढ़ को सबसे अधिक फंड आवंटित किया गया है। अभी तक जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के तहत देश भर के 4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है। केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के जो अनुभव सामने आए हैं, वो बताते हैं कि ये न सिर्फ खेती उत्पादन की लागत को कम करने में मदद करती है, बल्कि मिट्टी के स्वास्थ्य की बहाली सुनिश्चित करती है। ये योजना मुख्य रूप से सभी सिंथेटिक और रासायनिक खादों के बहिष्कार पर जोर देती है और बायोमास, मल्चिंग, गाय के गोबर मूत्र फॉर्मुलेशन के उपयोग को भी बढ़ावा देती है। तो ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आपको विस्तार से बताया, लेकिन इसके अलावा खबरें और भी हैं। तो आइए नजर डालते हैं कृषि क्षेत्र से जुड़ी बाकी छोटी बड़ी अपडेट्स पर भी। केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में कृषि से जुड़ी एक जानकारी साझा करते हुए बताया कि सरकार ने 2021-22 के दौरान कृषि रिसर्च के लिए 5,600 करोड़ से अधिक का फंड जारी किया है। यही नहीं, खेती में नई तकनीकों पर और विस्तार से काम करने के लिए ICAR को 7,302 करोड़ रुपए का फंड 2 सालों में आवंटित किया है। इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च यानी कि ICAR ने 2021-22 में अलग अलग फसलों की 309 किस्में विकसित की हैं। ICAR द्वारा विकसित इन किस्मों ने उत्पादन बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। इसका सीधा साधा फायदा किसानों को मिला है। इसके साथ ही सरकार की तरफ से कई राज्यों को कृषि में ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, GIS जैसी नई तकनीकों को शामिल करने के लिए भी करोड़ों रुपए आवंटित किए गए हैं।
महाराष्ट्र में आवारा पशुओं की वजह से सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं। आंकड़ों के मुताबिक देश भर में 2 करोड़ 3 लाख से अधिक आवारा पशु हैं, जिनकी वजह से बीते 3 सालों में 3,880 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में आवारा पशुओं की वजह से होने वाली मौतों की संख्या सबसे ज्यादा है। 2018 से 2020 तक महाराष्ट्र में आवारा पशुओं की वजह से कुल 493 लोगों की मौत हुई है, जबकि बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो यहाँ पर 3 सालों में आवारा पशुओं की वजह से कुल 470 लोगों की मौत हुई है। इस संबंध में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने कहा कि पालतू जानवरों को सड़क पर भूखा छोड़ना क्रूरता की रोकथाम अधिनियम 1960 की धारा 3 के अनुसार एक दंडनीय अपराध है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड की 3 इकाइयों के विस्तार को मंजूरी दे दी है। जी हां, इसके साथ ही देश में किसानों को अब उर्वरकों की कमी नहीं होगी। इसके तहत गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी की इकाइयों का विस्तार किया जाएगा। ये तीनों यूनिट उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में हैं। इसका फायदा देश के किसानों को होगा। ये परियोजना न केवल किसानों को उर्वरक की उपलब्धता में सुधार करेगी, बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के अलावा सड़क, रेलवे, सहायक उद्योग जैसे बुनियादी ढांचे के विकास सहित क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को भी काफी बढ़ावा देगी। कृषि कानून के विरोध में किसानों ने देश में आंदोलन किया था। कानून वापस ले लिया गया और आंदोलन भी थम गया, मगर किसान संगठनों की तरफ से एमएसपी गारंटी कानून बनाने की मांग अभी भी जारी है। इस संबंध में किसान संगठनों की 1 दिवसीय बैठक दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक में सरदार वीएम सिंह ने बताया कि 20 राज्यों के अंदर मोर्चे की टीम गठित की गई है, जिसके तहत प्रदेश संयोजक नियुक्त किए गए हैं, जो अपने आप राज्यों में एमएसपी को लेकर प्रचार और जागरूकता अभियान की कमान संभालेंगे। जिसके बाद 6 से 8 अक्टूबर को दिल्ली के कंझावला में मोर्चे की 3 दिवसीय बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में देश भर के किसान मौजूद रहेंगे। अगर इस बैठक में एमएसपी को लेकर किसी भी तरह के आंदोलन की जरूरत महसूस होगी तो बैठक में आंदोलन की रणनीतियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। पुणे में आज यानी 23 मार्च से 27 मार्च तक पिंपरी चिंचवड़ में किसान मेला आयोजित किया जा रहा है। ये मेला कई मायनों में बेहद खास है, क्योंकि ये अपनी तरह का एकमात्र ऐसा मेला है जहां पर भारत के सभी हिस्सों के किसान, कृषि पेशेवर, यंत्र निर्माता एक साथ जुड़ रहे हैं। इस मेले में कृषि से संबंधित व्यापार, मार्गदर्शन और संवाद करने के लिए सभी दूर दूर से मेले में शामिल हो रहे हैं। आपको साथ ही ये भी बता दें कि पहले इस मेले का आयोजन 2 से 6 फरवरी 2022 को किया जाना था, लेकिन कोविड की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया था, जिसके बाद आज से 27 मार्च तक इसे पुणे में आयोजित किया जा रहा है। आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।